सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन लेट हो गया हमारा कोर्स, लेकिन हमारी टीम काम कर रही थी और उसी के मद्देनज़र मैं आपको आज एक वर्कशॉप क्लास और थोड़ा सा परिचय अपने कोर्स से कराऊँगा, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इथिक्स से GS4। ये कोर्स हमारा जो ज़िंदगी IAS अकेडमी लेके आई है वो आपका UPSC 2023 को और UP PCS 2023 के मद्देनज़र लेके आई है। आप सभी को जैसा पता है कि एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जो प्रथम चरण में होती है और दूसरी मुख्य परीक्षा होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये GS पेपर 4 जो इन तीनों पेपरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्किंग सबकी 250 नंबर की है जो UPSC की बात करें हम, और UP PCS की बात करते हैं तो मार्किंग यहाँ पर 200 नंबर एक पेपर की। तो नंबरों में से मार्किंग में तो बराबर है, लेकिन ये इथिक्स का पेपर सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 2013 में इथिक्स का पेपर लॉन्च हुआ और आयोग ने सोचा कि एक ऐसा पेपर हो जिसमें हम जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उसके हम उन मूल्यों की, उसके उस व्यक्तित्व की जांच पड़ताल करें जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होने आवश्यक है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इंटेलिजेंसी का कोई आधार नहीं है, कहीं भी कैसे भी मेहनत करके आ जाती हैं, लेकिन कुछ मूल्य हैं, उनका विकास आपके व्यक्तित्व में आपकी मेहनत से, आपके समाज से, आपकी परिस्थितियों के आधार पर होता है। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी मसूरी से भी आई, लापसना से, और चर्चाओं में भी था ये मुद्दा कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट करके आ रहे हैं वो एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नैतिकता में पीछे हैं। कहीं ना कहीं उनमें वो मूल्यों की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है जो मूल्य एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए। अब दूसरा पहलू इसको क्यों हम बताते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है, कि आपके GS1 और GS2 में मोस्टली सबके मार्क्स ऊपर नीचे 19-20 का अंतर रहता है, लेकिन GS3 में ज़्यादातर आपका करंट और अप्लाइड होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा फाइट ज़्यादा रहती है। और इथिक्स का पेपर, इस पेपर का इतना आधार है कि आप इसमें अगर सही तरह लिखें 120 से 130 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो भाषा की प्रॉब्लम है ना ही किसी और चीज़ की। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आपकी भाषा थोड़ी बहुत आप अच्छा लिख पाते हैं कि एग्जामिनर समझ पाए और आपकी स्पीड अच्छी है और आप अपनी बातों को बहुत साधारण और सरल तरीके से एग्जामिनर को समझा सकते हैं, तो आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखो इस पेपर में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें इस पेपर में निहित हैं, अंतर्निहित जिसे कहते हैं, लेकिन इसका नाम इन्होंने नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि करके रखा है कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस पेपर का नाम खाली हम नॉर्मली सुनते आए हैं इथिक्स के नाम से। तो बच्चों चलो हम बात करेंगे, इस मेन हमारा कंसर्न इथिक्स से स्टार्ट हो रही है क्लास। 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, GS1 से लेके GS4 तक। ये हमारा चलेगा फरवरी 2023 तक। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस फ्री निःशुल्क मिलेंगी, यहाँ पे किसी भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, कंटिन्यूशन में आपको क्लासेस मिलेंगी और आपका एक बौद्धिक विकास होगा, जिसमें आप एक क्वेश्चन जो इथिक्स या किसी भी तरीके का आ रहा है आप बना पाएंगे। ना तो मैं रट्टाफिकेशन कराऊंगा, ना मैं आपको ज़्यादा लिखवाऊंगा, आपको मैं एक स्तर पर समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अपने जो भी क्वेश्चन आया है उसकी मांग के अनुसार अपना उत्तर गढ़ पाएँ। एक बहुत बढ़िया राइटर ने एक बात लिखी थी, प्ले विद वर्ड्स। आप पे कितना इंटेलिजेंसी है, आपकी स्पीड कितनी है, आप कैसे लिखते हैं, और वो सब का सब आधार जो आता है वो आपका केवल और केवल आप कैसे उन शब्दों से खेलते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके एवज़ में वहाँ पर वो अपनी तारतम्यता को, मतलब अपने रिदम की तिलांजलि दे देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मैं डायरेक्टली मना नहीं करता और ना ही ये कहता हूँ बिल्कुल सरल लिखना है। आपको एक प्रशासक की भूमिका निभानी है, तो वहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है आप ऐसे शब्दों को लिखिए, लेकिन आप बात को समझिए। अगर आपकी तारतम्यता टूटी या आपका रिदम टूटा, इंटरलिंक टूटे, तो जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं पथभ्रमित हो सकता है, या जो आप अपनी बात समझाना चाहते हैं वही उसी वे में एग्जामिनर तक आपकी बात पहुँचे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम बात करते हैं एथिक्स, नीति शास्त्र और मानवीय संबंधों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 को मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको बांटा है। सबसे पहले मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, उसके बाद उसके निर्धारक, उसका परिणाम और उसके आयाम के बारे में चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र का
संबंध आपके निजी और सार्वजनिक संबंधों में कहाँ तक इसका महत्वपूर्ण है, ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका प्रभाव निजी संबंधों पे और सार्वजनिक संबंधों पे कहाँ पड़ता है। फिर उसके बाद में नेताओं की, जो महान नेता हुए हैं, महान मार्गदर्शक हुए हैं, महान पर्सनैलिटी, मतलब टॉप पर्सनैलिटीज़ हुई हैं जिनको बहुत से लोगों ने फॉलो किया है, उनके उपदेश जो वो कहते थे, जो उनका दर्शन था, जैसे महात्मा बुद्ध का बौद्ध दर्शन और महावीर स्वामी का जैन दर्शन। इसी तरह से जितने भी दर्शन आए हैं, जितने महान उपदेशक हुए हैं, महान नेता हुए हैं, उनके उपदेशों से हमने क्या शिक्षा ली, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। और टॉपिक 1 का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मूल्य, वैल्यूज़, उसको विकसित करने में हमारी जो संस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहला संस्था परिवार आता है, समाज आता है, फिर मित्र और संस्थाएं, मतलब जो आपकी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी क्या भूमिका रही, इन सब की बात चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं टॉपिक को इस तरह से बात करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न छूटे ना। जैसे हमने बात की कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, उसके बाद उसके निर्धारक, परिणाम और उसके आयामों की चर्चा, उसके बाद नीति शास्त्र का संबंध, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की महत्ता और महान नेताओं, उनके उपदेश और उन उपदेशों से हमने क्या शिक्षा ली, उनके थोड़े बहुत दर्शन पढ़ेंगे, ये पार्ट आपका फिलोसफी का आ जाएगा। फिर वैल्यूज़ पढ़ेंगे हम, मूल्य विकसित करने में, मतलब मूल्य संवर्धन करने में इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूँ कि आपके अंदर एक बच्चे के अंदर उसके व्यक्तित्व में उन मूल्यों को डालने का सबसे इम्पोर्टेंट काम परिवार ने, समाज ने, उसके पीयर ग्रुप्स ने, मित्रों ने और शिक्षण संस्थाओं ने कहाँ तक निभाया। हमारा ये टॉपिक इसी के चारों ओर घूमता रहेगा। अब अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। अगर हम बात करें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता, यहाँ पर अगर हमारे पाठ्यक्रम की मांग है उसके अनुसार अगर हम एक उम्मीदवार का चयन करते हैं तो उम्मीदवार कैसा होना चाहिए या कैंडिडेट क्या है। अगर हम बात करें कि उम्मीदवार क्या है, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, जो एथिक्स को समझे, अर्थात उसके मूल्य, एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाले जो उम्मीदवार है उसमें किस तरह के मूल्य हों, किस तरह मूल्यों की उसमें विकसित किए जा सकते हैं और किस तरह वो समाज पे, अपने निजी संबंधों पे और अपने सार्वजनिक संबंधों में संतुलन बना के रख सकता है। क्योंकि उसका एक डिसीजन बहुत सारे लाखों लोगों को मुख्य धारा में ला सकता है और अगर उसका एक गलत डिसीजन हुआ तो उसी गलत डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोग उस लाभ से वंचित रह सकते हैं। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो उम्मीदवार शब्द का तात्पर्य एक लोकतांत्रिक परिवेश में रहने वाला, मतलब जो डेमोक्रेसी आपकी कंट्री है जैसे इंडिया है उसमें रहने वाला और उसकी सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करता हो। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी हैं क्या होना चाहिए उनको पूरी करें। परंतु यदि अगर ऐसा हुआ कि व्यापक अर्थों में हम इसको समझें, अगर हम इस शब्द को समझें तो एक सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि ये कौन है और उसके व्यक्तित्व में अच्छे सिविल सेवक बनने की कौन कौन सी संभावनाएं विद्यमान हैं। मूल्य, उसका व्यक्तित्व। देखो आपको कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी ये जो आपके टेस्ट हैं, ये परीक्षा हैं, ये आपको जज करने के एक साधन है। यहाँ पे आपको आयोग जज करना चाहता है आपकी क्वालिटीज़ को, कि अगर हम इसको ये जॉब देते हैं क्या ये उस जॉब के लिए काबिल है या नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि वो जो भारत की विविधता में एकता है उसको किस तरह से समझता है, जो भारत की विविधता है वो उसको किस तरह समझता है, उसका आचरण कैसा है, वो किस तरह किसी कंडीशन में, किसी केस में किस तरह काम करता है, उसका आधार क्या मानता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में उसका जो विकास हुआ, उसके मूल्य का, उसके व्यक्तित्व का जो विकास हुआ, उसके आधार में उसका परिवार, उसका समाज, उसका पीयर ग्रुप, जो मित्र थे, उन सभी की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आपकी सोच विकसित करने की एक इमेज बना रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाए, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। अब हो सकता है कि एक ए व्यक्तित्व है, एक ए लड़का है और एक बी लड़का है, ये गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकती हैं। इन दोनों का जो विकास हुआ वो दोनों अलग अलग परिवेश में हुआ, अलग अलग परिवार में, अलग अलग समाज में, अलग अलग मित्र हुए, अलग अलग संगति हुई, उस तरह से इनका विकास हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इनका दृष्टिकोण है वो भी भिन्न होगा? बेशक, जैसा आदमी बचपन से देखता है, जैसा सोचता है, ऐसा ही उसका दृष्टिकोण होता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों का दृष्टिकोण एक होते हुए भी किसी समस्या के समाधान में
वो किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उन दोनों का अप्रोच अलग है और दोनों की चीज़ें डिफरेंट हैं तो उसका सॉल्यूशन अलग अलग आएगा। कौन कितने बेहतर तरीके से किसी समस्या का समाधान कर सकता है, वही एक अच्छा सिविल सेवक बन सकता है। जिस तरह एक एग्जांपल दूं कि हम सभी रोड पे जाते हैं, बहुत बार देखा होगा कि एक साइड में पानी भरा हुआ है रोड पे बारिश के दिनों में, और एक दो छोटी सी पन्नी फंसी हुई है नाली में। क्या कभी आपने कोशिश की उस पन्नी को निकाल दें जिससे सारा का सारा पानी चला जाए? हाँ, अगर थ्योरी की बात आएगी, लिखने की बात आएगी, तो सभी कहेंगे हाँ मैंने देखी और मैंने उसको निकाल लिया। क्या कभी व्यवहारिक स्तर पे आपने किया है वो काम? यही अप्रोच आपकी सत्यनिष्ठा की बात करती है। सत्यनिष्ठा का अगर एक सार बताऊं, एक लाइन में पूरा सत्यनिष्ठा का एक सार है, मनसा वाचा कर्मणा। जो मन से जो सोच रहा है, जो वचन से जो बोल रहा है, और उसके एक्शन से, उसके कर्म से जो वो कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें एक लय में हो। जैसा उसका मन है ऐसा उसका वचन होना चाहिए और ऐसे उसके एक्शन होने चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें एक लाइन में एक समान होते हैं तभी उसको पूर्ण सत्यनिष्ठ कहा जाता है। ये इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रल करता है। इंटीग्रल मतलब जोड़ता है उसके मन को, उसके वचन को और उसके कर्म को। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दृष्टिकोण की, कि उसका दृष्टिकोण कैसा है। दृष्टिकोण मतलब अप्रोच, उसकी अप्रोच कैसे रहेगी। अगर कोई समस्या आई, दोनों के परिवेश अलग था, दोनों का परिवार अलग था, समाज अलग था, मित्र अलग थे, और दोनों के नज़रिए भी अलग हैं, तो हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम का समाधान करने का तरीका भी अलग अलग हो। अब ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सामाजिकरण में, कि इनका सामाजिकरण कैसा है। वही तो सारी चीज़ें, मूल्यों का विकास जो हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामाजिकरण में आएंगी। अब समझो इसको, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। देखो, हमारा नज़रिया एक है, मतलब हमारा जो एम है वो एक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा एससी बोस की, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। ये दो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुए हैं और दोनों का एक ही टारगेट था, देश को आज़ाद कराना। दोनों का परिवेश अलग था, दोनों का समाज अलग था, दोनों के व्यक्तित्व में जो परिपक्वता आई वो दोनों की अलग अलग तरीक़ों से आई। तो इनका जो अप्रोच हुआ, अगर अप्रोच की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इनका अप्रोच हिंसात्मक, हिंसा को सुभाष चंद्र बोस ने गलत नहीं माना, और गांधी का अप्रोच अहिंसा। जहाँ सुभाष चंद्र बोस हिंसा का सहारा ले रहे हैं अपने अप्रोच के लिए, वहीं गांधी अपने अहिंसा का सहारा ले रहे हैं। अब सिविल सेवा में जो जा रहा है, कोई भी समस्या का समाधान करना है, हो सकता है कि अप्रोच सेम भी हो, लेकिन ये अप्रोच हो सकता है एक साथ भी एक जैसा भी हो, और अप्रोच हो सकता है अलग अलग भी हो। लक्ष्य एक है, लक्ष्य को प्राप्त करने में हो सकता है एक को समस्या आए और एक को समस्या ना आए। अब हम देखते हैं कि सपोज करो एक ए बंदा और एक बी बंदा। इथिक्स अगर पढ़ना है ना तो आपको एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। जहाँ पे भी कुछ लिखना है लिखो और एग्जाम्पल पुट कर दो। मैं इथिक्स में नहीं, मैं कहीं भी कह रहा हूँ, अगर आप कुछ समझा रहे हैं, आपने थ्योरी पार्ट या थोड़ा सा समझाया, तो वहीं पे जाके एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल दे दोगे तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। बहुत आसान तरीके से, और जितना ईजीली तरीके से आप अपने एग्जामिनर को समझा दोगे उतनी ईजी में आपको वो नंबर भी देगा। जैसे दो लड़के जा रहे हैं, ए और बी, ठीक है। अब दोनों को कहीं जाना है, किसी बर्थडे में या कोई भी पार्टी, कुछ भी ले लो आप। दोनों के पास बाइक है, किसी ने टक्कर मार दी, रिक्शा वाला हुआ या कोई भी हुआ, कोई दूसरा कार वाला या बाइक वाला, या जैसे भी उनका टक्कर मार दी। तो जो ए वाला है, हो सकता है कि ए वाला उससे फाइट करे, लड़े, उससे क्या होगा, रोड ब्लॉक हो जाएगी, जाना है। दूसरा जो बी वाला है वो उसको सबसे पहले साइड में ले जाए और तब उसको समझाए।
दोनों का सॉल्यूशन करने का यहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं होगी और ईजिली चीज़ें चलती रहेंगी और हो सकता है समाधान उसका आसानी से निकल जाए। अब क्या हुआ, दोनों के व्यक्तित्व, दोनों की अप्रोच इस तरह से होना चाहिए कि हम एक किसी भी सिविल सेवक की बात करें या कहीं भी हम एक बात करते हैं तो हमें बात करनी है न्यायपूर्ण समाज की। न्यायपूर्ण समाज में मतलब बहुत हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। कहीं कुछ वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाया जाए, ये सबसे पहला और सबसे प्राइमरी जॉब एक सिविल सेवक की होनी चाहिए। उसके लिए सब बराबर हो। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसका अप्रोच कैसा हो, कोई समस्या का, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर वो कर रहा है तो देखो, इसको मैं ऐसे समझो इस चीज़ को। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं। भैया ज्ञान तो हमने आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसका तो पेपर हो ही रहा है, तो फिर एथिक्स क्यों? वो इसलिए कि देखो, कहीं भी आयोग नहीं चाहता कि आप विशेषज्ञ हो। अब एक नॉर्मल एज ए मैनेजर टाइप में वो होने चाहिए, जो सभी अपने ज्ञान को, अपनी एकेडमिक्स को एक सही तरह, एक सही संतुलन में प्रयोग कर सकें। जैसे आप क्या सोचते हैं कि आप नैतिक कब होंगे? बिना ज्ञान के आप नैतिक हो सकते हैं? या खाली ज्ञान, एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और हो सकता है, सपोज करो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और हो सकता है इंटीग्रिटी उसमें ना हो, और एक हो सकता है इंटीग्रिटी उसमें बहुत अच्छी है और वो बुद्धिमान थोड़ा सा कम है, तो आयोग किसको एक्सेप्ट करेगी, 1 को या 2 को? आयोग हमेशा जो एक्सेप्ट करेगी वो इस कैटेगरी को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जो नैतिकता जिसमें जीरो है, नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए और इस देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। वो अपना सारा का सारा दिमाग करप्शन में और सारा का सारा दिमाग गलत दिशा में भी ले जा सकता है, और हो सकता है वो उसको ट्रेन कर लेंगे, उसको सिखा लेंगे, उसकी इंटेलिजेंस धीरे धीरे बढ़ा लेंगे और वो एग्ज़ाम पास करके तो आए, लेकिन अगर वो नैतिक है तो वो देश के लिए एक अच्छा सिविल सेवक बन सकता है। क्योंकि नॉलेज, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में कोई अप्रोच लेनी है, उसको अप्रोच लेने के लिए अगर उसने सपोज करो डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर उसने प्रिम्बल नहीं पढ़ी है, उसको राइट नहीं पता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पता हैं, उसको रिलेशन नहीं पता है सेंटर के और स्टेट के, तो वो किसी भी समस्या का एक उचित तरीके से समाधान कैसे कर सकता है? दूसरा, अगर हम बात करें कि किसी की समस्या के, अगर वो एक, देखो 2 अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है सिटीजन सेंट्रिक, एक होती है कंट्री सेंट्रिक। तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है? दोनों का एक कॉम्बिनेशन, कि जो जनहित में काम किए जा रहे हैं, जन कल्याण के, जो हमारे कंट्री का मेन क्या है, जन कल्याण ही तो करता है, लेकिन उसमें कहीं अहित ना हो किसी देश का, हमारे देश का, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का कहीं कोई लॉस ना हो या अहित ना हो। सबसे पहले इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिटीजन फर्स्ट, कंट्री ऑलवेज। ये अप्रोच हमारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए। अगर हम बात करें कि बुनियादी मूल्यों की बुनियादी मूल्य कैसे होने चाहिए सिविल सेवक में, वो हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, अभी मैं एक आपकी इमेज बना रहा हूँ कि आपकी कैसी एक इमेज होनी चाहिए, हम इस पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप सोचिए, यूपीपीसीएस के लिए स्पेशली बोलूँगा, अगर हम, आप करने जा रहे हो पेपर की तैयारी, आप प्रिपेयर कर रहे हो। अब उसमें क्या हुआ कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहली ऐसे आपका मार्क्स, देखो यहाँ मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ऐसे 150 मार्क्स का आता है आई थिंक। हिंदी 150 मार्क्स का आता है। जीएस पेपर 4
200 मार्क्स का आता है। एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी आपका 400 मार्क्स का आता है। ये आपका है, मतलब 400, 800 और 300, टोटल 1100 नंबर का आपका पेपर आता है। अब अगर आप इनकी सबसे ज़्यादा तैयारी, सबसे अच्छी तरह तैयारी इसकी करते हैं, अब कहाँ हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में कहाँ फाइट कम है, कहाँ पे आप उनसे ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, यहाँ तो आप फॉरवर्ड हैं, अग्रिम पंक्ति में। और ऑप्शनल तो आपकी सबसे बड़ा वेपन है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप टॉप रैंक चाहिए आपको, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आप कंटिन्यू बने रहना इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लेना कि कैसे आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं और कैसे आप टक्कर दे सकते हैं एक इंग्लिश मीडियम को। यहाँ पे मुझे लग रहा है हवा मचा के रखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर, आप अच्छा लिख के आइए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं बच्चे, होता नहीं है यार, कंपटीशन बहुत है, 10 लाख ने भरा, 5 लाख ने भरा, कभी 50% से ज़्यादा रिजल्ट गया ना जा रहा है और ना कभी जाएगा। प्रीलिम्स की अगर स्टेट पीसीएस की हम बात करें, यूपी की स्पेशली हम अगर बात करते हैं, आप अगर 100+ क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, कोई ऐसा शख्स है जो आपको रोक लेगा? प्रीलिम्स आपका 99% क्लियर होगा, किसी भी तरह का आ जाए और किसी भी अप्रोच पे कॉपी चेक कर लें, कितने भी गलत क्वेश्चन या आंसर आयोग दे लें, आप हमेशा इन रहोगे। तो अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज केवल वर्कशॉप क्लास है, इसी में आपको समझाना चाहूँगा, एक एक करके मैं आपको, आज मैंने थोड़ा सा एक आपको व्यू दिया है कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों इस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो, ये 8 भागों में बटा हुआ है। जो इथिक्स है, जो ये 7 है, ये थ्योरी पार्ट है और ये केस स्टडी है। तो पूरे पेपर का जो सार है वो ये 50% ले रहा है और ये 50% ले रहा है। लेकिन ये 8 सॉल्यूशन कब होगा? जब आप ये 7 पढ़ लेंगे। एक एक टॉपिक करके एक एक चीज़ मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा, मैं आपको एक एक चीज़ की तैयारी भी कराऊंगा। और कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इथिक्स का। टॉपिक 1 का मैंने आज आपको एक थोड़ा सा भूमिका में बता दिया कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो यही चीज़ है। देखिए, एक बार और मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम नीति शास्त्र की परिभाषा देखेंगे कि नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, वो फिलोसफी में उसकी डेफिनेशन क्या है, समाज के लिए डेफिनेशन क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नीति शास्त्र को माना गया। तो हम सारे एंगल से पढ़ के उसको समझेंगे, एक अपनी समझ विकसित करेंगे और फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना पाएंगे। किसी भी टाइप की केस स्टडी आ जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। थर्ड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब सबसे पहले हम जो काम करते हैं, हम नैतिकता क्या है, एथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है। नैतिकता जो है वो किसी भी चीज़ को उचित और अनुचित, सही और गलत, उपयुक्त और अनुपयुक्त, इन सब की जांच करती है। उसके जांच के कुछ आधार होते हैं, कुछ व्यक्तिगत स्तर पे, कुछ सामाजिक स्तर पे। अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग आधार होते हैं। किसी चीज़ को सही माना जाता है, उचित माना जाता है, उसी चीज़ में, उसी परंपरा को किसी और देश काल सापेक्ष में गलत माना जाता है। तो जैसे एक लाइन है, निरंतरता के साथ परिवर्तनशीलता, उसको हमेशा ध्यान में रखना। और अलग अलग समाज में, अलग अलग काल में, अलग अलग देश में परंपराएं अलग हैं, नीति शास्त्र का आधार अलग है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो इंडियन कल्चर में हम किस चीज़ को, जैसे किसी लड़की की ड्रेस के ऊपर बात करते हैं तो हम साड़ी को एक बहुत ही अच्छा वस्त्र समझते हैं कि वो स्कर्ट में नहीं है। स्कर्ट को बहुत पश्चिमी सभ्यता की मांग के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पे स्कर्ट अलाउड नहीं है। ये क्या उसी समाज में उसी चीज़ को, जहाँ स्कर्ट में एक लड़की की पैर दिखा रही है वो, और साड़ी में दूसरी लड़की अपना पेट दिखा रही है, तो क्या ये मांग है, क्या ये परंपराएं हैं? क्या हम किसी लड़की की स्वतंत्रता पर, उसके पहनने ओढ़ने के तरीक़ों पर, इन चीज़ों पर क्यों हम इतना वो कर रहे हैं? क्या उचित है, क्या अनुचित है? कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई आधार रहा होगा। हर शब्द, हर वचन और हर परंपरा, सभी के पीछे कहीं ना कहीं कोई आधार, कोई संकल्पना रही है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, आधुनिकता क्या है? आधुनिकता सिर्फ विचारों की आधुनिकता हो। विचार जितने जितने प्रोग्रेस कर रहे हैं उसी हिसाब से आधुनिकता आती है। आधुनिकता कभी भी किसी भौतिक स्तर पे आधुनिकता काउंट नहीं होती। आधुनिकता काउंट होती है हमेशा विचारों के स्तर पर, कि कोई व्यक्ति कितना आधुनिक है। वैयक्तिक स्तर पर
वो कितना आधुनिक विचार करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इस टॉपिक को ख़त्म, ये करीबन आपकी 6-7 क्लासेस में ये टॉपिक पूरा होगा। और जिस दिन ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, इससे रिलेटेड मैं आपके, देखो सबसे पहले हम टॉपिक को क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक को समझना है, मैं समझाऊंगा। दूसरा, इसके बारे में हम नोट्स बनाएंगे जो आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आएंगे। थर्ड, इस पर हम एक टेस्ट लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके यूपीएससी में आए हों और स्टेट पीसीएस में आए हों, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे और जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। इन्हीं सब के मद्देनज़र हम 2023 का अपना सपना पूरा करेंगे। जिन भी बच्चों को अपना सपना पूरा करना है वो इन क्लासेस को लगातार देखें। मैं आपको इस तरह से हिंदी IAS अकेडमी आपको निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे एथिक्स की तैयारी कराएगी। टोटल हमारी करीबन ये आपकी 60 to 65 क्लासेस में हम ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ हमारा हिस्ट्री का ऑप्शनल स्टार्ट होगा। जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी माध्यम में है वो वो भी यहाँ पर अपने को एनरोल करा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये भी कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप हमारे चैनल पे देखते रहिए, बेल को ज़रूर दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कंटिन्यूएशन में क्लासेस मिलती रहेंगी। इसी के साथ थैंक यू। याद रखना, कल आपको 1.1 क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 1 से, जहां हम एक आधार बनाएंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, परिभाषा समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे।